बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामालूम अफराद ने आज इमरान खान की काफिले की एक गाड़ी पे हमला किया है। क्या ये हमला टेस्टर था? क्या उनके शीशे तोड़ के बुलेट प्रूफ गाड़ी के देखा जा रहा था कि किसी टाइम मॉब अटैक करवा के इमरान खान की जान ले ली जाए? नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ सूरत हाल। आज गवाही आ गई है अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर की। पुलिस क्या कर रही है, नामालूम अफराद क्या कर रहे हैं, अल जजीरा का रिपोर्टर बता रहा है। कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर नहीं, कोई पाकिस्तानी मीडिया का बंदा नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, बल्कि अल जजीरा का रिपोर्टर ये बताता है। और इमरान खान ने इसके हवाले से ट्वीट भी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में देखा गया, पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनान हत्ता के हमारे फोटोग्राफर पर हमला किया और इन्हें गिरफ्तार किया। पुरअमन शहरियों के खिलाफ तशद्दुद का ऐसा बेदरेग इस्तेमाल, आम शहरियों का अगवा निहायत इश्तियाल अंगेज है। इस चीज की गवाही अल जजीरा के रिपोर्टर असद बेग दे रहे हैं। वो कहते हैं, वी बीन आउटसाइड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉलोइंग इमरान खान अपीयरेंस। हम 2 दफा लाइव गए। इमरान खान के सपोर्टर्स बिल्कुल ही काम थे, पुरअमन थे, सुकून में थे कि अचानक पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया, डंडे बरसाना शुरू कर दिए और जो उनको सामने आता था उसको मारते थे। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। नीचे लिखता है असद बेग कि मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही कि यह काम क्यों किया जा रहा है। कोई ऐसी बात भी नहीं की गई कि लोगों को कहा गया हो कि चलें आप यहां से हट जाएं, बस सीधे ही मारना शुरू कर दिया। पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से जारहाना रवैया बिल्कुल इख्तियार नहीं किया गया। मैं आपको अब इसकी प्रोफाइल दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा ये कौन है। कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अल जजीरा इंग्लिश, फॉर्मली ऑफ टीआरटी वर्ल्ड। ये बंदा टीआरटी यानी तुर्की के चैनल के लिए भी कर चुका है कॉरेस्पॉन्डेंस, और अब ये अल जजीरा इंग्लिश के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। ये उनका रिपोर्टर है और इसने कहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया बगैर किसी को ये कहे कि आप हट जाएं। नॉर्मली पुलिस ये कहती है कि ऐलान करती है अगर उन्हें हो ना कि किसी को हटाना है कि आप हट जाएं सारे अपने अपने। वो कहता है कोई ऐलान तक भी नहीं किया गया और आगे सीधा सीधा लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया, लोगों को उठा उठा के डालना शुरू कर दिया गया प्रिजन वैन्स में। अब तो मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। पाकिस्तान में जो इस टाइम हो रहा है, ये तय कर चुके हैं कि हमने कोई तहरीक इंसाफ, कोई खला में कोई ऐसी जमात है, कोई सोशल मीडिया पे खाली है, या इसके कोई 15-20 हजार सपोर्टर हैं जिन्हें हम पकड़ के मार धाड़ के खत्म कर देंगे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ करोड़ों लोगों की जमात है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का वोटर इतना तपा बैठा है, ये इसलिए इलेक्शन में भी नहीं जा रहे। वो इलेक्शन को तलवार से तेज किए बैठा है। जिस वक्त इलेक्शन होंगे वो आपको अपने वोट से जवाब देगा जो आप ये हरकतें कर रहे हैं इनका। हत्ता कि मेरी गाड़ी जो करीब ही खड़ी थी और जिसमें कोई सवारी भी नहीं थी, उस पर धावा बोला गया और इसकी खिड़कियां तोड़ी गई। न्यूट्रल्स की तबकी और आईजी इस्लामाबाद की इमाम पर तहरीक इंसाफ के हामी अवाम शहरियों को डराने धमकाने के लिए इस निरी फस्तायत का सहारा लिया जा रहा है। अब ये आप गाड़ी की सूरत हाल देखें, ये देखें गाड़ी की सूरत हाल। अब यह किया जा रहा है, साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी के साथ तोड़ा जा रहा है, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। मैं आपको फिर कहूंगा, एक बार सोच लें जो आप ये हरकतें कर रहे हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह इदारों में बैठे हुए कुछ लोग हैं, एक भी नहीं है, चंद अफराद हैं, पूरे तालाब को उन्होंने गंदा कर दिया है, पूरे मुल्क को वो गंदा कर रहे हैं। ऊपर से कैंपेन क्या चल रही है, मीडिया पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों को हायर किया जा रहा है कि आप फौज के हक में ट्वीट्स करें, कैंपेन्स चलाएं, पोस्ट करें। फौज के हक में किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है। जिस वक्त ऊपर बैठी हुई चंद शख्सियात चोरों की दलाली करना छोड़ देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, अवाम की इदारों से जो शिकायत हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अवाम भी अपने हैं, इदारे भी अपने हैं, फौज भी अपनी है, अदलिया भी अपनी है। ठीक काम करेंगे, अवाम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि काम आप गलत करेंगे लेकिन आपके हक में ट्रेंड चलेंगे तो कोई बयानिया बन जाएगा, तो आप बहुत पुराने दौर में रह गए हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अरबों डॉलर लगा दें, आप बयानिया नहीं बना सकते। आप पाकिस्तान में मीडिया बंद करके देख लिया, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के देख लिया, बयानिया आपका नहीं बन रहा और ना बनेगा। आप लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लें, बयानिया फिर भी नहीं बनेगा। वो सिर्फ तब होगा जब अमली तौर पे नजर आएगा कि आप सियासत से बाहर हो गए हैं। ये मेरा आपको मशवरा है, करके दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई है, सबको नोटिस कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि सिर्फ वजीर आजम को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप इलेक्शन करवाएंगे या नहीं। उसके जवाब पे फिर उनके मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये जो आगे पीछे नोटिस हों और केस को लटकाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी हफ्ते में ये फैसला होना चाहिए।
फैसला एक जारी किया गया है माइनॉरिटी जजमेंट की तरफ से, उस पर धमालें डाली जा रही हैं इसको मुतनाज़िया बनाने के लिए। जो अभी ये कार्रवाई हो रही है, इसका वेट किया गया कि जब ये शुरू होगा तो हम जारी करेंगे। 2 जजेस ने अपनी माइनॉरिटी जजमेंट में लिख दिया है कि ये जिस 4-3 का फैसला था, जबकि अक्सरियत ये कहती है जजेस में से 3-2 का फैसला था। तो अक्सरियत की राय मानी जाती है, अकलियत की नहीं। लेकिन ज़रा धमालें डालने के लिए ठीक है, जियो पे थोड़ा हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ अहम सवालात भी उठाए हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है कि वो सदर की दी हुई तारीख तब्दील कर सकता है। पुराने वाकयात जिसमें 1988 में इलेक्शन एक बार डिले हुए थे और एक बार बेनज़ीर की शहादत के बाद हुए थे, इस पर भी सवालात उठाए गए और ये दोनों दफ़ा हालात मुख्तलिफ थे। तब भी एक ऐसी हुकूमत थी जिसको आप ऐन जमहूरी नहीं कह सकते, और 2008 में भी ऐसा ही ट्रांसफ़र हो रहा था जिसको आप जमहूरी नहीं कह सकते। ये जमहूरी ट्रांसफ़र है, एक तो इसकी नज़ीर नहीं मिलती। नंबर 2, जब लास्ट टाइम यानी मोस्ट रिसेंटली बेनज़ीर की दफ़ा हुआ था, इलेक्शन को महीना 1.5 महीना डिले हुए थे, कौम और सारी जमातें मुत्तफिक थीं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था ऑर्डर लेने के लिए कि क्यों डिले कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी आई है जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, और अभी उसने अपनी हुकूमतें ख़त्म की हैं कि हमें इलेक्शन में डिले कबूल नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है और ये उठाया जाएगा और उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि तब अगर डिले हुआ भी था तो किसी ने एतराज़ नहीं किया था, बल्कि सबका कंसेंसस था, इदारों का भी, पार्टीज का भी। अब कंसेंसस नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक देखना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती रही थी 2019 तक, मतलब कोई कानून नहीं था, लेकिन एक्सटेंशन हो रही थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ना आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है, कैसे एक्सटेंशन दे रहे हैं आप। फिर कानून बनाया गया। इसी तरह जब इलेक्शन पहले डिले हुए थे तो कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया नहीं था। अब पहली दफा आया है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती कि पहले क्या हुआ, यानी वो देखते हैं कि आइन और कानून में जगह मौजूद है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो उसके मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन भी करेंगे और ऑर्डर भी जारी करेंगे। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन सदर के ऑर्डर्स को डिफाई करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदर तारीख देंगे। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन तारीख देने का मजाज है, फिर देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि क्या 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने और हमने बैर मिनिमम कहा था, क्या इससे इतना आगे जाया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या वाकई कोई ऐसी वजूहत मौजूद है मुल्क में, ऐसा कोई टर्मोइल है जिसमें शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। और इस तरह के बहुत सारे नुकात हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट देख के और फिर अपना फैसला देगी। मेरी जाती राय ये थी कि ये सिस्टम ने नंगा तो होना है, मजीद होना है, और लड़ाई ये अवाम को ही लड़नी पड़ेगी बिलाखिर। अदालतों से भी कुछ नहीं होना खास, और कहीं से भी कुछ नहीं होना, इदारों से भी कोई रिलीफ नहीं आना। बिलाखिर ये लड़ाई अवाम ने लड़नी है ना, तो ऐसा करें कि इस बेंच में ना, मेरा ये था, ख्वाहिश थी, हुआ तो नहीं, जस्टिस फायद ईसा को बेंच का हेड बनाएं, या अफरीदी साहब को डालें, जमाल मंदुखेल साहब को डालें, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को डालें, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डालें, और 5 रुकनी ये बेंच बनाएं। कौम भी तो देखे कि आइन के मुहाफिज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में या चंद खानदानों के मुहाफिज बैठे हुए हैं। मैंने नाम आपको ले दिए हैं, अगर ये बेंच बन जाता ना तो पूरी कौम देख लेती कि आइन के मुहाफिज बैठे हुए हैं या चंद करप्ट खानदानों के मुहाफिज बैठे हुए हैं। मैं कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन कौम को नजर आ जाता। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बैलेंस्ड बेंच बना दिया है। इसमें वो भी हैं जिनके बारे में जिन्होंने आज एक फैसला, मजे का खेज फैसला जारी किया है पुराने केस का, कि जी वो 4-3 से फैसला हुआ था। वही जज साहब बैठे हुए हैं इस केस में भी। ऐसे मजे का खेज फैसले करने वाले जज को भी बिठाया हुआ है, तो ये बड़ा बैलेंस्ड बेंच है। इसमें दोनों साइडों को देखा जाएगा, और जाहिर है कि बीच में फिर चीफ जस्टिस का भी एक किरदार होता है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को 12 बजे अदालत खोली थी, जिसके बाद इस मुल्क में आइन मुअत्तल हुआ था। तो ये याद रखें आप, ये किरदार कभी भूला नहीं जाएगा। अब जब तक आइन रिस्टोर नहीं होता, इसकी जिम्मेदारी फेयर एंड स्क्वायर चीफ जस्टिस साहब पे पड़ेगी कि किस तरीके से इस मुल्क में आइन मुअत्तल हुआ। वरना इलेक्शन कॉल कर दिए गए थे, आप आराम से उस टाइम ऑर्डर दे सकते थे अप्रैल में कि गो के स्पीकर का फैसला गैर आईनी है, लेकिन क्योंकि अब अवाम में जा रहे हैं, बेहतरीन फैसला अवाम करेंगे। सियासतदानों की और सियासत की जज बेहतरीन अवाम होती है, अदालत नहीं होती। अवाम में जाएं और फैसला करवा के आ जाएं वापस, और फिर उसकी असेंबली भी बन जाएगी और सारे मामलात भी वहां तय हो जाएंगे। अदालत को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। मामला अवाम की अदालत में भेज दिया गया था। अभी फिर अवाम की अदालत में मामला जाना चाहिए, लेकिन फिर अदालत आई है और अभी हम कुछ नहीं जानते कि क्या फैसला आएगा। 5th जनरेशन वॉर की ये पीक होगी, पीक, अगर ऐसा फैसला आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जी हालात वाकई खराब हैं और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो अपना इलेक्शन शेड्यूल आगे कर सकता है। अगर ये फैसला आ जाता है तो ये बड़ा क्लासिक केस होगा 5th जनरेशन वॉर का, कि पहले जजेस को गालियां दो,
عمران دار جج کو ہو، ہم خیال جج کو ہو، اور اس کے بعد انہی سے فیصلہ اپنے حق میں لے لو. یہ بھی پاسبلٹی ہے. جہاں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ الیکشن نے 30 اپریل کو ہونا ہے، وہاں 0.001% چانس اس کا بھی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.